हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना सुखाड़िया। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड में स्टडी करेंगे रिडॉक्स साइकिल के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्टडी किया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने से पहले हमने कल देखा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है तो उस केस में वह धनायन बना लेती है और वह रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करती है, और जो रिडक्शन होता है उसमें वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने संबंधित उसमें आयन से अपने एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाती है और उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट या के बेस पर उसकी जो इलेक्ट्रोड विभव है उसकी एक सारणी बनाई गई थी जिसे हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का नाम दिया था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव का जब नाम दिया गया तो उसमें हमने देखा था कि जो लिथियम है वह सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है उसकी, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक में सबसे ज़्यादा था, जबकि फ्लोराइड और उससे नीचे वाले तत्वों में धनात्मक रूप में सबसे ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोड विभव था। अब इसके बेस पे हम रिडॉक्स साइकिल जो होता है उसके एनालिसिस को हम स्टडी करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि रिडॉक्स साइकिल क्या होता है। एनालिसिस ऑफ रिडॉक्स साइकिल। रिडॉक्स साइकिल को समझने में हम देखते हैं कि रिडॉक्स चक्र वे चक्र हैं जिसमें किसी धातु की उसके आयनों में ऑक्सीकरण के समय निकलने वाली ऊर्जा Q तथा इस प्रक्रम के एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का संबंध अन्य पदों में अवशोषित तथा उत्सर्जित ऊर्जा के साथ बताया जाता है। मतलब कि जब एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो इससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस उसमें एक साथ ही पाए जाते हैं। तो इस प्रक्रम में कई जगह पर एनर्जी रिलीज़ होती है, कई जगह एब्जॉर्ब होती है, उसको एक साइकिल के रूप में समझाया गया जिसे हम रिडॉक्स साइकिल में ढंग से एनालाइज करेंगे। यदि कोई प्रजाति, जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं, यदि कोई प्रजाति जल में अस्थायी है या उसमें साम्य बहुत धीमी गति से स्थापित हो रहा है या अन्य किसी कारण से उसकी जो इलेक्ट्रोड विभव के प्रायोगिक निर्धारण में हमें कठिनाई होती है, तो उस केस में हम रिडॉक्स साइकिल की सहायता से इलेक्ट्रोड विभव की कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं, और यह साइकिल हमें उनकी पीरियोडिक गुणों को भी समझाने में सहायक होता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसको हम किस तरह से इसको गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड विभव को रिलेट किया गया है। हम जानते हैं कि किसी सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा अभिक्रिया को मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा G के बीच में यह रिलेशन था, डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NF E, जहाँ पर डेल्टा G जो है वह गिब्स फ्री एनर्जी, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फैराडे कांस्टेंट और E0 जो है वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है। यहाँ जो N है इसको यदि अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा H तथा टेम्परेचर T पर एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S की भी एक रिलेशन बताया गया था G का, तो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इन दोनों G वाली इक्वेशन को बराबर हम ले सकते हैं। तो इस तरह से, और देखिए अगर हम एक कोई सिस्टम लेते हैं कि आयरन 2 जो फेरिक इनमें आयरन 2 वाला जो है Fe+2 ये Fe में तथा जिंक+2 जिंक में, ये वाला जो एक सिस्टम है जिंक आयन का और जिंक मेटल का और आयरन का उसका, तो इसमें हम देखते हैं कि हर सिस्टम में एंट्रोपी परिवर्तन एक जैसा ही होगा, जिससे तंत्र में स्टेबिलिटी में एंट्रोपी के योगदान यानी इसका जो एंट्रोपी यानी कि उसमें जो अव्यवस्था समझ सकते हैं जनरल भाषा में, वह अगर उपेक्षणीय माने तो ये वाली जो इक्वेशन है डेल्टा G
इक्वल ये और ये इन दोनों को मिक्स करने पे क्या हो जाएगा कि डेल्टा एस जो है इसकी वैल्यू नगण्य हो जाएगी। तो उस स्थिति में हम इसे किस तरह से देखेंगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस एन एफ ई। और इस इक्वेशन से हम ई की एनर्जी निकालते हैं तो वह किस तरह से आ जाएगी कि ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय एन एफ। ठीक है। अतः किसी धातु की मानक ऊर्जा या मानक अवस्था से उसके जल योजित धनायन बनाने में निकली ऊर्जा माइनस क्यू, ऊर्जा रिलीज हो रही इसलिए माइनस क्यू की गणना बॉर्न हेबर साइकिल की सहायता से हम कर सकते हैं, है ना। बॉर्न हेबर साइकिल को देखिए, इसमें हम देखेंगे कि कोई धातु है, माना ये M धातु है, इससे इसको आयन में कन्वर्ट किया यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाले। तो उस स्थिति में इसको कुछ मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ती है जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ये I1 एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो I2 I3 सो ऑन n इलेक्ट्रॉन तक हो सकती है। तो ये ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। फिर यही आयन को, ये गैसियस फेज में है, यही आयन को जब हम जलीय अवस्था में लेते हैं तो इसको एक्वस अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए इसको और एनर्जी, इसमें से एनर्जी का ये वाला टर्म आपको माइनस एच एक्वस जलीय योजन ऊर्जा मिलेगी। और दूसरी तरफ यहाँ आए तो देखिए वह मेटल एंड सॉलिड फेज में है, उसको पहले सब्लिमेशन एनर्जी के थ्रू हम गैसियस फेज में लाते हैं और इसी को हम देखते हैं कि इस तरह से आपको एक यह सर्कल प्राप्त होता है। इसको हम बॉर्न हेबर सर्कल कहते हैं। इसमें जो एस है वह सॉलिड है, जो इसकी क्या बता रहा है, एस इसकी सॉलिड स्टेट को, ए क्यू इसकी एक्वस फेज को और जी इसकी गैसीय अवस्था को स्पष्ट कर रहा है। तो ये जो एनर्जी का एक सिस्टम है इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं कि वह हमारी कोई भी बीच वाली एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एस परमाणुकरण ऊष्मा जिसे सब्लिमेशन एनर्जी भी कहते हैं, I1 I2 I3 जो है धातु की प्रथम द्वितीय तृतीय आयनन ऊर्जा तथा H एक्वस जो है धनायन की जलयोजन ऊष्मा है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो सब्लिमेशन एनर्जी है वह 218, आयनाइजेशन एनर्जी 1310 और एक्वस एनर्जी है 1076 किलो जूल पर मोल। जिससे हाइड्रोजन के लिए डेल्टा एच की कैलकुलेशन करते हैं तब वह 452 किलो जूल प्राप्त होती है। अब इसमें हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन इस तरह से बनता है, हाफ H2। इस वाली जो अर्ध अभिक्रिया होगी उसमें रेफरेंस पोटेंशियल जो होगा उसके लिए अपचयन विभव का मान 0 दिया गया था। हाइड्रोजन को हम जनरली मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में यूज़ करते हैं तो इसके लिए इसका मान जो है 0 आ जाता है। अतः किसी अर्ध अभिक्रिया के लिए E का मान इससे E0 और इससे कम है तो उसे ऋणात्मक माना जाएगा। चूँकि हाइड्रोजन एटम के लिए संबंध H का मान 452 किलो जूल है, तब किसी इलेक्ट्रॉन का मान यदि ऋणात्मक है तो यह तभी संभव है जब इसके H का मान 452 किलो जूल से कम हो। इसके विपरीत जिन अभिक्रियाओं के लिए E का मान धनात्मक है उनके लिए एंथैल्पी का मान 452 से अधिक होगा। क्षार धातुओं के लिए H का मान लगभग क्या 188 किलो जूल पर मोल है। इससे यह पता चलता है कि इनकी आयनन तथा ऊर्ध्वपातन ऊर्जाएं काफ़ी निम्न होती है तथा इनके मानक विभव भी अत्यधिक ऋणात्मक होंगे। सीजियम से सोडियम तक तथा बेरियम से मैग्नीशियम तक मानक इलेक्ट्रोड विभव में कमी का पाया जाना यह प्रदर्शित करता है कि इन धातुओं में आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा तथा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा में कमी आती रहती है। लिथियम तथा बेरिलियम अपवाद है क्योंकि इनका साइज काफ़ी छोटा है
इसके कारण इनकी जलयोजन ऊर्जा अधिक पाई जाती है। अब इसमें इस प्रकार हमने आज की क्लास में देखा कि रिडॉक्स साइकिल का हमने ढंग से विश्लेषण किया, जिसमें हमने ये देखा कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में क्या रिलेशन होता है, और साथ ही बॉर्न हैबर साइकिल की सहायता से हमने एक साइक्लिक वे में विभिन्न तरह की एनर्जी को रिलेट किया और इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के रेफरेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को ध्यान में रखते हुए हमने इनकी ऊर्जाओं को समझा। इससे आने वाली क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।